नमस्कार दोस्तों हम लोग बिहार पीसीएस और टीआरई 4 जो वहाँ की शिक्षक भर्ती आने वाली है जिसका चौथा चरण है, उसके लिए हम लोग जो है कि बिहार के बीपीएससी के द्वारा आयोजित कराई हुई परीक्षाओं के में पूछे गए सवालों को देख रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग जो सबसे पहले देख रहे हैं वो है इतिहास खंड के सवाल। तो इतिहास खंड में हम लोग पाषाण काल से लेकर के बौद्ध धर्म तक के सवालों को देख चुके हैं। अब आज से हम लोग जो है कि जैन धर्म से लेकर के आगे तक जहां हो सकेगा लगभग 1 घंटे में वहां तक हम लोग करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित जो पहला सवाल है दोस्तों वो है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया है 1997 में और 2005 में और 2011 में। ये 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें विकल्प दिया है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुंडग्राम में। देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट जो कि है लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। मतलब 540 भी अगर दे तब भी हमको जो है कि मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ किताबों में दिया है। और इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हुआ है। मतलब एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में 599 दिया है, जबकि कुछ प्राचीन संस्करणों में एनसीईआरटी के ही 540 ईसा पूर्व मिलता है। लेकिन अब नवीन में है तो नए को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपको 599 ईसा पूर्व जन्म तिथि याद रखना है किसकी, महावीर स्वामी की। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली, योसुद, विपिन, प्रभास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जामाली। देखिए व्याख्या में दिया है कि भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। मतलब उनका प्रथम शिष्य उनका दामाद ही था, या बाद में वो अपना दामाद बना लेते हैं। देखिए अब तीसरा सवाल है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान, जिसे कि निर्वाण कहा जाता है, पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पावापुरी कहाँ है दोस्तों, बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। और ये जैन धर्म के जो मतावलंबी हैं, जो जैन धर्म के फॉलोअर हैं, उनके लिए यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो वही सवाल रिपीट किया है, पावापुरी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आजीवकों ने। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाए जाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर, जो कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है, बिहार में है, बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रयगृह बनाए गए थे। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो इसमें सही जवाब है दोस्तों 14 पूर्व।
देखिए 14 पूर्व या जिसे पूर्व भी कहते हैं, यह प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग जो उनका वो है ग्रंथ है, 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों जो है कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक शब्द का अर्थ होता है सटीक। इन तीनों को जैन धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए वहाँ भी ये सवाल बना था, बौद्ध धर्म वाले में भी हमने उन लोगों ने देखा था। तो इसका सही जवाब दोस्तों आत्मदमन। देखिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल। देखिए मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो मतलब मक्खलीपुत्र गोसाल जो थे महावीर के शिष्य थे। इन्होंने बाद में इनके महावीर जी से मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता इन्होंने छोड़कर आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। और इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है। नियतिवाद के अनुसार कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत मतलब सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और होबिस्क। तो इसका सही जवाब है खारवेल। देखिए खारवेल कलिंग का शासक था। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि कलिंग का चेद वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत, जबकि उड़ीसा का नाम इस समय ओडिशा हो गया है, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ ये भी याद रखना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। किस भाषा में लिखा गया है यह अभिलेख? तो यह प्राकृत भाषा में जो है कि लिखा गया है। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी से जो है कि इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और बिना तिथि का यह अभिलेख है, जिसमें जो है कि खारवेल के इतिहास के जानने का एकमात्र यह स्रोत भी है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मतलब जिसे कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में प्राप्त किया है। तो उन्होंने जिरंभिक ग्राम में जो है कि पूर्ण कैवल्य ज्ञान मतलब जिसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है वो प्राप्त किया है। देखिए महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब जिसे पूर्ण ज्ञान कहा जाता है प्राप्त हुआ था। तब जाकर के वे क्या कहलाएं? केवलिन। पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद महावीर स्वामी केवलिन कहलाएं। तो जैन धर्म से संबंधित इतने ही सवाल दोस्तों बीपीएससी में अब तक बने हैं। अब देखते हैं हम लोग शैव तथा भागवत धर्म से।
देखिए शैव तथा भागवत धर्म से जो पहला प्रश्न है वो है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। ऑप्शन है पार्थियन, हिंदू, यूनानी लोग, कुषाण और गुप्त। तो दोस्तों शैव संप्रदाय के विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान अगर किन्हीं शासकों का था, किन्हीं डायनेस्टी का था, तो वो थे गुप्त लोग। देखिए भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का जो वाहन था वो था गरुड़ और यह गुप्तों का राज्य चिन्ह भी था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों इसी से कि नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि उत्तर भारत। देखिए नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्त धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की जो है आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये जो सवाल था दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल था और लेटेस्ट पूछा गया। देखिए 69th बीपीएससी में ये सवाल था कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति मार्ग को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, तो उत्तर भारत में। तो अब देखिए अगर इससे संबंधित सवाल आएगा तो यही सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट कुछ बदल के आएगा। पूछ सकता है कि नाथपंथियों ने किस चीज़ पर बल दिया अपने संप्रदाय में, या सिद्धों और योगियों ने। तो इन्होंने दोस्तों जो है कि योगासन, प्राणायाम, देखिए इसके लिए इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए नाथपंथियों ने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग 6ठी शती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित जो चैप्टर है उसके सवाल हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों इस चैप्टर से कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापद्मनंद। तो दोस्तों इसका देखिए हम लोग व्याख्या देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प ए माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। संस्थापक तो अजातशत्रु था, राजधानी जो है कि राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करने का श्रेय उदयन को जाता है। तो यहाँ पे उदयन को इन्होंने माना है। जबकि ये सवाल अगर फिर से आए तो हम लोगों को अजातशत्रु विकल्प रहेगा, तो उसको हम लोगों को टिक करना होगा। देखिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो अब यहाँ पे जब राजधानी बनाया तो राजधानी बनाया था उदयन ने। उदयन का नाम ही नहीं दिया है ऑप्शन में। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक महान है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, कनिष्क है। तो ये सवाल भी जो है कि जांच के बाहर हो जाएगा। तो अगर ये सवाल बने तो उदयन का ऑप्शन में रहना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी। अब यहाँ पे उदयन है, देखिए ऑप्शन सी, तो उदयन सही हो जाएगा। संस्थापक था अजातशत्रु, जो कि गंगा और सोन नदी के बीच में या तट पर अवस्थित है पाटलिपुत्र, और उसको जो है कि अपनी राजधानी राजगृह से अपनी राजधानी बनाने का श्रेय जो है कि उदयन को जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो अब देखिए यहाँ पे अजातशत्रु है, तो ऑप्शन सी वही सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला सवाल है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो इसका सही सवाल हो जाएगा उदयन द्वारा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। काफ़ी अच्छा सवाल बना है और 2022 में ही बना है, तो ऐसे सवाल फिर से रिपीट होने की संभावना है, भाषा थोड़ा बदल के कर सकता है। तो ये प्रश्न हम लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन है अनर्त, तक्षशिला, चोल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं मारा है। व्याख्या हम लोग देखते हैं, माना है। व्याख्या देखते हैं कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था।
और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो सवाल पूछा है वो है कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। अगर इसमें मगध ऑप्शन में रहा होता तो मगध सही माना जाता। मगध न होने की वजह से उपर्युक्त में से कोई नहीं माना जाएगा। चोल साम्राज्य जो था दोस्तों वो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। और अनर्त जो है ये प्राचीन भारत के वैदिक कालीन एक साम्राज्य हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार जो कि 544 से लेकर के 492 ईस्वी तक शासन करता है उसके समय हुआ था। वह हर्यंक वंश का जो है कि संस्थापक था और मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। अच्छा सवाल है, रिपीट कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ दिया है महाजनपदों के नाम, दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानी है। तो महाजनपदों के नाम में है दोस्तों मल्ल है, अंग है, गांधार है, वत्स है। और महाजनपदों की राजधानियां में है तक्षशिला है, कौशाम्बी है, चंपा है, कुशीनारा है। तो दोस्तों अंग की राजधानी चंपा, ये मैच हो जाएगा। और वत्स की राजधानी जो है, वत्स मतलब कि किसके, अंग जो है वो चंपा की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा। और जो वत्स है, वत्स की राजधानी दोस्तों देखिए वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और गांधार की राजधानी है तक्षशिला और मल्ल की राजधानी है कुशीनारा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए मल्ल कुशीनारा और अंग चंपा, गांधार तक्षशिला, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी। अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लिच्छवियों के द्वारा जो है कि देखिए वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। वैशाली 8 गणराज्यों में बटा हुआ था, उसमें जो लिच्छवी गणराज्य था वहाँ थी। व्याख्या देखते हैं कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्र तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्र 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है वो हुआ करती थी। देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसने राजगृह या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यंक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से ले जाकर के पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, जिसे कि अजातशत्रु ने बनवाया था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका दोस्तों सवाल है, इसमें पाटलिपुत्र दिया है, वैशाली दिया है, चंपा दिया है, अंग दिया है। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्राचीन महाजनपद मगध था उसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज हुआ करती थी। इसमें से विकल्प में से कोई नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो अब यहाँ देखिए राजगृह है, तो राजगृह हम लोग सही मानेंगे। ये देखिए 2023 के 69th बीपीएससी में पूछा है ये सवाल।
देखिए ये 13वां सवाल जो है ये अभी 69th बीपीएससी में बना है। देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए इसकी व्याख्या भी दिया है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। महाभारत में यहाँ के शासक के रूप में जरासंध का उल्लेख हुआ है, प्राप्त होता है। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है कि हर्यंक वंशी शासक बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15 वर्ष। देखिए बिंबिसार का जन्म 558 या 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। देखिए मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है, ने कर दी थी। इसलिए इस वंश को मतलब हर्यक वंश को जो है वो पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? यहाँ पे वही सवाल है, हर्यक वंश रिपीट किया हुआ। देखिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। तो इसका सही जवाब दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या में दिया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये 16 महाजनपदों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं कि इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित था, और जवनसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु इनके नाम कुछ भिन्न थे। तो मतलब बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ में भी जो है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन जैन ग्रंथ वाले में नाम थोड़ा भिन्न मिलता है। अब देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रद्योत कहाँ का राजा था? काशी, कोसल, मगध, अवंती। तो प्रद्योत जो था ये अवंती का राजा था। देखिए बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारन बख्ता से जो है कि वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास द्वारा रचित स्वप्नवासव दत्ता नामक नाटक में मिलता है। तो ये भी पूछा गया दोस्तों कि स्वप्नवासव दत्ता नामक जो नाटक है वो किस पर लिखा गया है? तो वो लिखा गया है अवंती के राजा चंड प्रद्योत की जो पुत्री थी, जिसका नाम था वारन बख्ता, और वत्स के जो नरेश थे उदयन के बारे में जो है कि लिखा गया है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है कि माहिष्मती। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है शीलभद्र, विजयसेन, जीवक और मनु। तो इसका सही जवाब दोस्तों जीवक। देखिए मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वही सवाल रिपीट किया है और सही जवाब होगा जीवक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक जो थे घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से मानेंगे कि गुप्त वंश में नंद वंश के पश्चात मगध पर साम्राज्य स्थापित करने वाला जो वंश था उसका नाम था मौर्य वंश। देखिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। मतलब कि जो नंद वंश था उसकी स्थापना जो शिशुनाग वंश था उसका अंत करके
किया गया था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के जो अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन है कि महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से और सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से। तो कलिंग के जो चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो खारवेल था। लेकिन दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन ई को सही माना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभलेख से, जूनागढ़ स्तंभलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से और सारनाथ के लेख से। तो खारवेल का जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है हाथी गुम्फा के लेख से। देखिए कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। तो खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का था और चेदी शासक था, चेदी वंश का यह शासक था और भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से यह एक सम्राट था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु, कुंडग्राम। तो इसका सही जवाब दोस्तों चंपा। देखिए उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले जो है कि अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो देखिए ट्रेंड पूछने का काफ़ी पुराना हो गया, डायरेक्ट राजधानी का। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में फला महाजनपद जो है कि कहाँ पे अवस्थित है या किन क्षेत्रों के अंतर्गत। तो हमें चंपा का याद रखना है। चंपा जो है कि वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले के जो अंग हैं वो महाजनपद के अंतर्गत जो है कि अंग महाजनपद आया करता था। मतलब कि उस समय का जो अंग महाजनपद था जो वो आज के वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर जिले के इर्द गिर्द था और ये बिहार का है, तो इसलिए बिहार की परीक्षा में ये सवाल आने की संभावना है। इस तरह के सवाल देखिए, इसकी राजधानी चंपा थी और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है और दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। और एक जानकारी यहीं पे जान जाइए दोस्तों कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान के बिहार के अंतर्गत हुआ करते थे? तो 3 महाजनपद थे। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ऑप्शन है राजराज चोल, खारवेल, मेनांडर, पुष्यमित्र शुंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों खारवेल। देखिए व्याख्या है कि चेद वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेद वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्त अभिलेख भी है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख हुआ है। तो देखिए ये अभिलेख इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात तो बहुत महान शासक खारवेल का है जो चेदी वंश का शासक था, जो कलिंग क्षेत्र का था, और दूसरी बात कि ये जो है कि भारत का पहला प्रशस्त अभिलेख है और इसमें पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख भी मिलता है इसी अभिलेख में पहली बार। तो ये दोस्तों जो है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा से संबंधित चैप्टर से जितने सवाल थे, लगभग 25 सवाल अब तक बने हैं, वो कंप्लीट हुए। अब हम लोग जो देखेंगे वो उस चैप्टर का नाम है यूनानी आक्रमण। इससे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद और शुक्ल चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर के दोस्तों इसमें समकालीन घनानंद था। व्याख्या देखते हैं हम लोग कि महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है।
इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और जेनोफेन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति था। मतलब कि ये जो यूनानी लेखक हैं, इस वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, नंद वंश का, इसको जो है कि यूनानी लेखक अग्रमीज कह के संबोधित करते हैं और जेनोफोस जो था वो उसे जो है कि सबसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहता है घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के जो है कि शिलालेख। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंडिका। व्याख्या दिया है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला सवाल है कि हूण राजा तोरमाड़ किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। हूण राजा तोरमाड़ जो था वह किस औलिकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन है कि यशोवर्मन, प्रकाशवर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन। तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रकाशवर्मन। हूण राजा तोरमाड़ औलिकर राजा प्रकाशवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमाड़ था और मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है। और कौशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो हूण, पहली बात तो हमको ये भी जानना है कि तोरमाड़ किस वंश का कौन सा राजा था। वह हूण वंश का शासक था और औलिकर राजा प्रकाश वर्मन द्वारा यह पराजित किया था। और तोरमाड़ का ही पुत्र जो अगला शासक बनता है उसका नाम होता है मिहिर कुल। तो दोस्तों इस चैप्टर्स के संबंधित जो सवाल थे यूनानी आक्रमण से वो समाप्त हुए। अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य से आए हुए सवाल। इसमें पहला सवाल है कि सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। सेंड्रोकोट्स से मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम से पहचान सबसे पहले इतिहास में किसने की थी। विलियम्स जोन्स, वी स्मिथ, आर.के. मुखर्जी और डी.आर. भंडारकर। तो इसका सही जवाब दोस्तों विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया। देखिए यहाँ पे हम लोग ये दोनों याद करेंगे, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो सेंड्रोकोट्स नाम से पहचान किए थे वो इतिहासकार का नाम है विलियम जोन्स और जो एंड्रोकोट्स के नाम से पहचान किए थे उनका नाम था एरियन और प्लूटार्क। अगर ऐसे याद रखना है तो इसका कोड बना लीजिए। एंड्रोकोट्स ए है उनके नाम में और जो राइटर इन्हें इस नाम से जानते हैं जो इतिहासकार उनका नाम है एरियन और उनके साथ प्लूटार्क जोड़ लीजिएगा। जबकि जस्टिन ने इन्हें जो है कि सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला सवाल है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, कुषाण। तो इसका सही जवाब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा क्योंकि बिंदुसार की विजय
अत्यंत संदिग्ध है तथा इतिहास में उसके एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल यह था कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो इसमें जो है कि इनके अलावा बिंदुसार का नाम भी आता है, लेकिन बिंदुसार की विजय जो है वो काफ़ी संदिग्ध है, दक्षिण भारत की विजय उनकी। सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन है कि भास, और ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विशाखदत्त, और ऑप्शन डी है अश्वघोष। पूछा है कि किसके ग्रंथ में जो है कि दिए हुए लोगों में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इसका सही जवाब दोस्तों विशाखदत्त। देखिए विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है, और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उनमें से पहला नाम है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी रचना का नाम है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। अब देखिए अगला सवाल है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति और धन संचय। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है। तो ऑप्शन ई सही है दोस्तों, क्योंकि दिए हुए विकल्पों में से एक से अधिक बातों को जो है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के विषय हैं, एक से अधिक इसमें से हैं। अब देखते हैं हम लोग व्याख्या। देखिए कौटिल्य जो कि चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए इसकी व्याख्या है कि कौटिल्य चाणक्य जो कि चाणक्य के नाम से जाना जाता था द्वारा मौर्य काल में जो रचित जो अर्थशास्त्र है, शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, जो कि सप्तांग में कौन कौन से अंग हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ये पूछा जाता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है वो सप्तांग में कौन कौन से हैं, या किसी कभी विकल्प बना देगा इनमें से सप्तांग का अंग कौन सा नहीं है। तो जो सप्तांग सिद्धांत में जो 7 हैं वो हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इनकी व्याख्या जो है कि मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ और धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इसमें राजनीतिक नीतियाँ। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। तो इसका सही जवाब सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज जो है किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया एक राजदूत था, यूनानी राजदूत था। और इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। तो भारत आने से पूर्व मेगास्थनीज कहाँ के राज दरबार में जो है कि मेगास्थनीज का सेल्यूकस का वो रह चुका था, राजदूत रह चुका था। तो वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था मेगास्थनीज भारत आने से पूर्व। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब दोस्तों 7 समान है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, और वो जो 7 उसके विभाजन हैं वो हैं जिनमें से पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार, 5वां है योद्धा, 6वां है निरीक्षक और 7वां है मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि क्या मेगास्थनीज अपने विवरण में भारत में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करता है या नहीं। तो नहीं करता है।
मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। मतलब इसमें जाति व्यवस्था खूब एकदम कठोर हो गई थी। अब देखिए अगला सवाल है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ पर सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक की यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसमें दिया है कि मास्की अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इनमें से कोई सही नहीं दोस्तों। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मात्र उसके 13वें शिलालेख में जो है कि प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो इसमें से श्रीलंका जो है कि अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। अब व्याख्या इसकी हम लोग देख लेते हैं कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष प्राप्त तथा कुम्हरार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो वह है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू जो कि वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मगधम संघम अभिवादेतुनम आहा आपाब घतम च, यह इसमें जो है कि लिखा गया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म मतावलंबी भी जो है कि प्रमाणित करता है अशोक का। तो देखिए ये तो सवाल बन गया कि किस स्तंभ लेख में ये अशोक ने स्वयं को जो है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ में ये सवाल बन गया। अब ये बन सकता है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को बौद्ध धर्मावलंबी बताया है, प्रमाणित या उसे प्रमाणित करता है कि वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो वो अभिलेख है दोस्तों भाब्रू स्तंभ लेख। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ऑप्शन है कि राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ई। अशोक के धम्म का मूल संदेश इनमें से एक से अधिक है। देखिए अशोक का धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है अपास्य नवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश के में जो है कि शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प जो है कि ई है। मतलब एक से अधिक इनमें से जो विकल्प में दिया है कि राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो राजा के प्रति वफादारी और शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी जो है कि अशोक के धम्म के अंतर्गत आते हैं, ये सभी संदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी
मतलब देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में मतलब कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, तो वो ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो सही जवाब है प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख जो है ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। ये 8 स्थान कहाँ हैं जहाँ से उसके 14 विभिन्न शिलालेख प्राप्त होते हैं, तो वो 8 स्थान है दोस्तों शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रगुडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों मतलब शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि क्या है, ब्राह्मी है। तो इसमें अगर ब्राह्मी होता दोस्तों तो विकल्प जो है कि 1 से अधिक हो जाता, लेकिन केवल ब्राह्मी नहीं दिया, केवल प्राकृत दिया है। तो अशोक के 8 जगह से जो देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है, जबकि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो है वो ब्राह्मी न होकर के ये कैसे हैं, खरोष्ठी हैं। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख जो है कि प्राप्त हुआ है। देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ऑप्शन है ए कनिंघम, एच दानी और ऑप्शन सी है ब्यूलर और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले जो श्रेय प्राप्त होता है वो है जेम्स प्रिंसेप को। अगला सवाल है 18 कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, मतलब दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन है ब्राह्मी, नंदनागरी, फिर उसके बाद है शारदा और जो है कि खरोष्ठी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों खरोष्ठी। प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है और प्रोटेफेंड और लैसेन इन 3 लोगों को है, आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वही सवाल है खरोष्ठी। उसका उत्तर खरोष्ठी होगा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, मतलब कि विद्वानों का या इतिहासकारों का नाम दिया, पूछा गया कि इनमें से किस व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, वूहलर, रॉबर्ट सेवेल और कॉडरिंगटन। तो इसका सही जवाब दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यंक वंशी शासक उदयन ने की थी। देखिए यहाँ पे द्वितीय उदयन गलत दिया है, स्थापना किया था अजातशत्रु। राजधानी अपनी ट्रांसफर किया था राजगृह से जो है कि पाटलिपुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं आता, चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। अपनी राजधानी बनाई थी। अच्छा यहाँ पे पूछा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो सर्वप्रथम बनाने का श्रेय जो है कि उदयन को आता है, लेकिन यहाँ पर उदयन न दिए होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये बृहद्रथ थे। इन्हीं को मार करके पुष्यमित्र शुंग जो है कि शुंग वंश की स्थापना करता है। देखिए अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत का पर जो है कि अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंतिवर्मा, नंदिवर्धन, बृहद्रथ। तो इसका सही जवाब है बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अभी ऊपर भी यही सवाल बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन
अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो इस तथ्य में विश्वास किया है रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। देखिए, मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए निवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि की गुफा जो है कि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका सही जवाब दोस्तों तक्षशिला। देखिए, वैशाली वर्तमान में बिहार का एक प्रमुख जिला है। प्राचीन काल में जो है कि वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जो है कि विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अब आगे हम जो है कि मौर्योत्तर काल से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।